हेलो लर्नर्स, कैसे हैं आप लोग। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं फोर्थ पार्ट, राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप का, जो कि क्लास 10th सीबीएसई का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। बच्चों, आज हम डिस्कस करेंगे द मेकिंग ऑफ जर्मनी एंड इटली। और भी बहुत सारे टॉपिक्स हैं इसमें जो इसके अंदर आते हैं, और ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है इन द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ बोर्ड एग्जामिनेशन। ओके, सो देखते हैं। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था, जब एंडिंग हुई थी तो मैंने आपको बताया था फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट बनी थी सेंट पॉल चर्च में, जो कि जो लिबरल्स नेशनलिस्ट थे उन्होंने बनाई थी। पर एट द एंडिंग जो वहाँ की आर्मी थी और लोग थे, उन्होंने उसको बंद करा दिया था। क्यों बंद करा दिया था? क्योंकि उसमें क्या थे, खाली लिबरल नेशनलिस्ट थे और जो बाकी के लोग थे वो नहीं हुआ करते थे। ठीक है, अब देखो, जर्मनी, कैन द आर्मी बी द आर्किटेक्ट ऑफ अ नेशन? अब यहाँ पर बात हो रही है कि जर्मनी एक कंट्री है, ठीक है, क्या वहाँ की जो आर्मी है वो ही वहाँ की आर्किटेक्ट हो सकती है नेशन बिल्डिंग के लिए? ना, आफ्टर 1848 nationalism in Europe moved away from its association। जो 1848 का टाइम था, उसके बाद जो नेशनलिज्म था यूरोप के अंदर, वो काफ़ी ज़्यादा आगे बढ़ चुका था विद एसोसिएशन। इसके साथ साथ डेमोक्रेसी और रिवॉल्यूशन के साथ साथ, जब नेशनलिज्म शुरू हुआ था स्टार्टिंग में, तो लोग इतने अवेयर नहीं थे कि डेमोक्रेसी क्या होती है, रिवॉल्यूशन क्या होता है। पर अब क्या था, अब ये सारी चीज़ें लगभग सबको पता हो गई थी। ठीक है, और जो ये जो नेशनलिज्म था, नेशनलिज्म की फीलिंग थी, वो हर एक इंसान के अंदर धीरे धीरे आने लग गई थी। तो नेशनलिस्ट सेंटिमेंट वर ऑफन मोबिलाइज्ड, और जो नेशनलिस्ट सेंटिमेंट थे, यानी जैसे स्टार्टिंग में बात हो रही थी कि नेशनलिज्म की फीलिंग पैट्रियोटिज्म की फीलिंग थी, फिर उसके धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते लोगों ने रिवोल्ट करना शुरू करा। ठीक है, जो उनके सेंटिमेंट्स थे वो भी धीरे धीरे अब स्टैंडर्डाइज होते गए, मोबिलाइज होते गए। ठीक है, बाय कंजर्वेटिव फॉर promoting state power and achieving political domination over यूरोप। अब हर कोई जो स्टेट थी वो क्या चाहती थी, पॉलिटिकल डोमिनेंस चाहती थी यूरोप के ऊपर। ठीक है, पहले तो क्या था, लोगों को स्टार्टिंग में नेशनलिज्म का मतलब होता था कि हमें अपना एक फ्रीडम चाहिए, नेशन स्टेट चाहिए। अब इसका मतलब, जो नेशनलिस्ट थे उनके लिए इसका मतलब क्या होने लगा कि उनको पॉलिटिकल डोमिनेंस चाहिए अपने एरिया के ऊपर। ठीक है, तो धीरे धीरे जो आइडिया था डेमोक्रेसी का वो फॉरवर्ड हो रहा है, यहाँ पर देख रहे होंगे आप लोग। फिर क्या होता है, दिस कैन बी ऑब्जर्व इन द प्रोसेस बाय विच जर्मनी एंड इटली केम टू बी यूनिफाइड एज अ नेशन स्टेट। ये हमें पता चलेगा जिस प्रोसेस से जर्मनी और इटली नोबलाइज हुए, यूनिफाई हुए, इस चीज़ से हमें पता चलेगा। ओके, एज यू हैव सीन, nationalist feeling were widespread among the middle class German। हमने देखा था फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट के टाइम पर, जो फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट थी वो मिडिल क्लास जर्मन्स ने ही बनाई थी। तो उस टाइम पे क्या था कि ये जो मिडिल क्लास नेशनलिस्ट थे, इनके अंदर इतना ज़्यादा वाइड स्प्रेड हो गया था नेशनलिज्म की फीलिंग कि इन्होंने क्या कर दिया था, अपना खुद का एक कॉन्स्टिट्यूशन भी बना दिया था, इवन वहाँ का एक रूलर भी बना दिया था 831 मेंबर्स को सिलेक्ट करके, who in 1848 tried to unite the different region of Germany, German Confederation into a nation state। जो 39 कॉन्फेडरेशन थे जर्मनी के, उनको इन्होंने यूनाइट करने की कोशिश करी थी, एक नेशन स्टेट बनाने की कोशिश करी थी इन 39 कॉन्फेडरेशन से। ठीक है, तो the liberal initiative to nation building was however repressed। हमने देखा था कि ये जो इनका आइडिया था, ये 39 स्टेट को एक नेशन स्टेट बनाने का, ये क्या कर दिया गया था, रिप्रेस कर दिया गया था। ठीक है, और फोर्सेस ने कंबाइन होके, और जो मोनार्क था उसने कंबाइन होके क्या करा था, इन सपोर्ट ऑफ मिलिट्री, इन सबको और क्या करा दिया था, बंद करा दिया था। जो भी फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट थी, ये सब चीज़ें उन्होंने बंद करा दी थी। और इसमें कौन सपोर्टर्स थे उनके, जो लार्ज लैंड ओनर थे, जिनको जंकर कहते थे,
जो प्रूशिया के थे, ठीक है। तभी से प्रूशिया ने क्या ले लिया था, यहाँ का एक इनिशिएटिव ले लिया था, लीडरशिप ले ली थी यहाँ के मूवमेंट के लिए। फ्रॉम देन ऑन Russia took on the leadership of the movement for national unification। तभी से प्रूशिया ने लीडरशिप ले ली थी यहाँ का जो मूवमेंट था यूनिफिकेशन का, उसके लिए। इट्स चीफ मिनिस्टर ओटो वॉन बिस्मार्क वॉज द आर्किटेक्ट ऑफ दिस प्रोसेस। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा, ठीक है। एग्जाम्स में 1 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, हु वॉज द आर्किटेक्ट ऑफ the unification of Germany? So he was the Otto von Bismarck। ठीक है, कौन थे? ओटो वॉन बिस्मार्क, ये कौन थे? यहाँ के आर्किटेक्ट थे। आर्किटेक्ट यानी इन्होंने ही ये पूरा इनिशिएटिव लिया जर्मनी को यूनिफाई करने का। Was the architect of this process, carried with the help of Prussian army and bureaucracy। इन्होंने ये जो इनिशिएटिव था वो किसकी हेल्प से लिया? प्रूशियन आर्मी और ब्यूरोक्रेसी की हेल्प से लिया। 3 वॉर्स हुई। कितनी वॉर्स हुई? 3 वॉर्स हुई। कितने ईयर्स तक? 7 ईयर्स तक। 3 वॉर्स टिल 7 ईयर्स। 7 ईयर्स तक 3 वॉरें चली 3 कंट्रीज के साथ, जो कि थी ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और फ्रांस। ये एंड हुई एट लास्ट प्रूशियन विक्ट्री के साथ। और इसी तरह जो प्रोसेस थी यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी की, वो जनवरी 1871 में पूरी हुई। और एक जो किंग बना वो भी प्रूशियन किंग था, जिनका नाम था विलियम फर्स्ट। ओके, विलियम फर्स्ट वॉज प्रोक्लेम्ड एज अ प्रूशियन किंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 5 मार्क्स से 3 मार्क्स में आ सकता है, तो रिपीट इट विद मी एंड ध्यान से सुनिएगा। फर्स्ट क्या था? प्रूशिया टुक अप द लीडरशिप फ्रॉम द नेशनल यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी। दूसरा पॉइंट क्या था? ओटो वॉन बिस्मार्क वॉज द आर्किटेक्ट ऑफ दिस प्रोसेस हु कैरीड out this with the help of Prussian army and bureaucracy. Third point, 3 wars, 7 years with 3 countries, Austria, Denmark, France, ended with the Prussian victory in January 1871. The fourth point, the in 1871 केजर विलियम वन, इनका जो पूरा नाम था वो था केजर विलियम वन। ओके, सो केजर विलियम वन वॉज प्रोक्लेम्ड एज अ किंग ऑफ यूनिफाइड जर्मनी। ठीक है, जो सेरेमनी हुई थी इनकी वर्साइल्स में, वहाँ इनको प्रोक्लेम किया गया था एज द जर्मन किंग। फिर हम अभी आगे देखेंगे। तो आगे बढ़ते हैं। On the bitterly cold morning of 18th January 1871, बहुत ठंड के जो दिन हुआ करते हैं, बहुत ठंडी एक सुबह थी 18 जनवरी 1871 की। वहाँ क्या हुआ? एक असेंबली बुलाई गई जिसमें प्रिंस थे, ठीक है, कहाँ के? जर्मन स्टेट के। रिप्रेजेंटेटिव थे आर्मी के। इम्पोर्टेंट प्रूशियन मिनिस्टर्स थे, जिसमें से चीफ मिनिस्टर ओटो वॉन बिस्मार्क भी थे। ये सब गैदर हुए एक अनहीटेड हॉल में ऑफ मिरर इन अ पैलेस ऑफ वर्साइल्स। पैलेस था जो वर्साइल्स का, वहाँ ये सब इकट्ठा हुए टू प्रोक्लेम अ न्यू जर्मन किंग हेडेड बाय द केजर विलियम वन ऑफ प्रूशिया। ये था, देखो जो ये है, ये वो वर्साइल्स का पैलेस था जहाँ पर एक किंग को प्रोक्लेम किया गया था। ओके, तो यहाँ पर जो यूनिफिकेशन था, नेशन बिल्डिंग की जो प्रोसेस थी जर्मनी के लिए, वो लगभग पूरी हो गई थी। द नेशन बिल्डिंग प्रोसेस इन जर्मनी हैड डेमोन्स्ट्रेटेड द डोमिनेंस ऑफ प्रूशियन स्टेट पावर। अब क्या हुआ? पूरी तो ये हो गई, पर अभी भी जो पावर थी, डोमिनेंस ऑफ पावर थी, वो प्रूशियन स्टेट के पास ही है। द new state placed a strong emphasis on
जो करेंसी थी, बैंकिंग, लीगल एंड जुडिशियल सिस्टम था जर्मनी में, वो अब मॉडर्नाइज हो गया था। प्रूशियन मेजर्स एंड प्रैक्टिसेस ऑफन बिकेम अ मॉडल फॉर द रेस्ट ऑफ जर्मनी। और जो मेजर्स और प्रैक्टिसेस प्रूशिया ने जर्मनी में अप्लाई करी थी, वो बाकी सारे जो जर्मनी था उसके लिए एक रोल मॉडल बन गया था। ठीक है, तो अब देखो थोड़ा सा ये मैप देखो, ये है यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी। ये प्रूशिया था बिफोर 1866। ये जितना पार्ट दिख रहा है आपको, ये डार्क सॉरी पर्पल, वो क्या था, प्रूशिया था 1866 से पहले। ये जो क्रीम कलर का पार्ट दिख रहा है, ये भी कनकर्ड था प्रूशिया के द्वारा। जो ऑस्ट्रो प्रूशिया वॉर थी 1866 में, मतलब यहाँ पर ऑस्ट्रिया और प्रूशिया दोनों का क्या था, एडमिनिस्ट्रेशन था। फिर जो ये वाला लाइट पर्पल वाला जो एरिया है, वो ऑस्ट्रियन टेरिटरीज एग्जीक्यूटेड फ्रॉम जर्मनी, जर्मन कॉन्फिगरेशन। ये वो एरिया है जो जर्मनी से बाद में हट गया था, जो ऑस्ट्रियन कॉन्फिगरेशन में आता था। जो ये ग्रीन पोर्शन है वो है ज्वाइन विद प्रूशिया टू फॉर्म जर्मन कॉन्फिगरेशन। ये वाला जो पार्ट था ये ज्वाइन हो गया था किसके साथ, प्रूशिया के साथ। ठीक है, कॉन्फिगरेशन से पहले। यहाँ पर देखो ये सब कुछ अलग अलग है। और फिर उसके बाद ये जो पिंक वाला एरिया है वो है साउथ जर्मन स्टेट्स हैं, जो कि प्रूशिया से ज्वाइन हो गई थी बाद में। फिर ये लाइट पर्पल वाला जो ये एरिया दिख रहा है, ये प्रूशिया ने जीता था फ्रैंको प्रूशियन वॉर 1800। मतलब लगभग जितना सब कुछ ये दिख रहा है पूरे मैप में, वो सब प्रूशिया के अंडर ही था। ठीक है, तो इतना ज़्यादा प्रूशिया का इफेक्ट था पूरे यूरोप में, यहाँ से देखने को मिल सकता है। आगे क्या हुआ, आगे हम बात करेंगे यूनिफिकेशन ऑफ इटली की। ठीक है, जर्मनी के जैसे ही इटली में भी एक लॉन्ग हिस्ट्री थी पॉलिटिकल फ्रेगमेंटेशन की। इटालियंस जो थे वो स्कैटर्ड थे अलग अलग डायनेस्टिक स्टेट्स के फॉर्म में। ठीक है, और मल्टीपल नेशंस, जो नेशनल हैम्बर्ग एम्पायर थे इनके। मतलब इटली एक यूनिफाइड नेशन नहीं था, कोई नेशन स्टेट नहीं थी इटली नाम की। सब क्या था, फ्रेगमेंट था, यानी सब टूट छोटे छोटे पार्ट्स में, पैच वर्क्स में इटली डिवाइडेड था। ठीक है, कहीं पर डायनेस्टिक स्टेट्स थी, कहीं पर हैम्बर्ग एम्पायर के अंदर। तो ड्यूरिंग द मिडल ऑफ द 19th सेंचुरी, जो 19th सेंचुरी के बीच का टाइम था ना, 1850s वाला जो टाइम था, इटली वॉज डिवाइडेड इंटू 7 स्टेट्स। इटली की कितनी थी, 7 स्टेट्स में इटली को डिवाइड किया गया था। ऑफ विच ओनली सर्बेनिया पेडमाउंट, जो खाली सर्बेनिया पेडमाउंट था, वो ही एक इटालियन प्रिंसली हाउस था। यानी सर्बेनिया पेडमाउंट जो था यहाँ पर, वो ही एक ऐसी जगह थी पूरे 7 स्टेट्स में जो कि किसके अंडर थी, इटली जिसको रूल करती थी। ठीक है, इटली का जिसमें रूल, हाँ। तो सर्बेनिया पेडमाउंट वॉज रूल्ड बाय इटालियन प्रिंसली हाउस, यानी यहाँ पर जो राजा था वो इटालियन था, सिर्फ एक जगह पे इन 7 स्टेट्स में, खाली एक जगह पर, जो कि कहाँ थी, द नॉर्थ वॉज अंडर द कंट्रोल ऑफ ऑस्ट्रियन हैम्बर्ग। जो नॉर्थ वाला रीजन था वो ऑस्ट्रियन हैब्सबर्ग के अंदर था। ठीक है, नॉर्थ वाला रीजन ऑस्ट्रिया के अंदर था। The center was ruled by the popes and southern region was under the domination of Bourbon king of Spain। जो ये नॉर्थ वाला रीजन था, यहाँ ऑस्ट्रिया का राज था, ऑस्ट्रिया यहाँ रूल करती थी। ठीक है, जो मिडिल वाला पोर्शन था, वहाँ पर क्या था, वहाँ पर किसका रूल था, पोप्स का। ठीक है, और जो साउथ वाला रीजन था, वहाँ पर बर्बन किंग्स जो थे स्पेन के, वो रूल करा करते थे, यानी बेसिकली स्पेन का रूल था। इटली में ये, इटली का अपना खुद कुछ भी नहीं था एक स्टेट को छोड़कर। ठीक है, इवन द इटालियन लैंग्वेज हैड नॉट एक्वायर्ड, इवन इतना ज़्यादा बुरा हाल था कि जो इटालियन लैंग्वेज है इटली में, वो भी कोई नहीं ज़्यादा जानता था।
ज़्यादा लोग क्या जानते थे, ये अदर लैंग्वेज ही जानते थे, और इटालियन लैंग्वेज को इतनी ज़्यादा वहाँ प्रायोरिटी नहीं दी जाती। फिर क्या हुआ, हमने पढ़ा था जोसेफी मैज़िनी के बारे में जब हम स्टार्टिंग में बात कर रहे थे, द लास्ट लेक्चर में जब हमने रिवॉल्यूशनरीज की बात करी थी, तो उसमें एक रिवॉल्यूशनरी का नाम आया था जिनका नाम था जोसेफी मैज़िनी। मैंने बताया था कि उनका बर्थ 1804 में हुआ था जिनोवा में, जो कि कहाँ था, साउथ ऑफ इटली में था, और वो क्या चाहते थे, वो चाहते थे कि जो इटली हो यूनिफाइड हो, ठीक है। तो 1830 के टाइम पर, ड्यूरिंग 1830, जोसेफी मैज़नी हैज sought to put together the coherent program for the unitary Italian Republic। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि उन्होंने काफ़ी यंग एज से रिवॉल्यूशंस में पार्ट लेना शुरू कर दिया था और अपनी सीक्रेट सोसाइटीज़ भी बनानी शुरू कर दी थी। तो यहाँ पर इन्होंने 30 के टाइम पे इन्होंने जो कुछ प्रोग्राम्स थे, ये जब इटली को यूनिफाई करने के लिए कुछ प्रोग्राम्स आगे रखे इन्होंने, ठीक है, ताकि इटालियन रिपब्लिक बन सके, एक यूनिटरी इटालियन रिपब्लिक बन सके। ही हैड ऑल्सो फॉर्म अ सीक्रेट सोसाइटी, ये मैंने आपको बताया था कि सीक्रेट सोसाइटी जिसका नाम था यंग इटली, ठीक है, और यंग यूरोप, दो सीक्रेट सोसाइटीज इन्होंने बनाई थी फॉर द डिसमिनेशन ऑफ हिज गोल। इस जो गोल था इनका यूनिटरी इटालियन रिपब्लिक, इसको पूरा करने के लिए इन्होंने दो सोसाइटीज बनाई थी, द यंग इटली एंड द यंग यूरोप। पर इनका ये जो रिवॉल्यूशन था ये फेल हो गया, ठीक है। द फेलियर ऑफ रिवॉल्यूशन अपराइजिंग both in 1831 and 1848 means that the mantle now fell on Sardinia Piedmont under its rule of King Victor Emmanuel II। पर ये जो इनका रिवॉल्यूशन था ये क्या हुआ, फेल हो गया, और जो सर्वेनिया पेडमाउंट था वो वहाँ के जो रूलर थे, किंग कौन थे, विक्टर इनामल सेकेंड थे, वो क्या हो गए, यूनिफाई हो गए द इटालियन स्टेट थ्रू अ वॉर। ये जो एरिया था इन्होंने एक तरह थोड़ा सा यूनिफाई हुआ और यहाँ के एक इटालियन किंग बनाए गए। तो जो भी इनका ये रिवॉल्यूशन था ये लास्ट में किसके ऊपर पड़ गया था, जो विक्टर एनामल सेकंड थे उनके ऊपर पड़ गया था, और उनको इसकी वजह से क्या करनी पड़ी, वॉर करनी पड़ी। तो इन द आईज ऑफ रूलिंग एलाइट्स ऑफ दिस रीजन, a unified Italy offered them a possibility of economic development and political dominance। तो जो यहाँ के जो आंखें थी, जो रूलिंग इलाइट्स यानी जो रूलिंग पावर्स थी यहाँ की, उनकी जो आंखें थी वो क्या कर रही थी, ये देख रही थी कि हाँ अब कुछ पॉसिबिलिटीज नज़र आ रही है हमें, क्या, इकोनॉमिक डेवलपमेंट और पॉलिटिकल डोमिनेंस की। मतलब जो वहाँ के रूलर्स थे अब उनको ऐसा लग रहा था कि हाँ यार कुछ इकोनॉमिक डेवलपमेंट और हो सकता है और हमें पॉलिटिकल डोमिनेंस मिल सकती है, ठीक है। सो ये था इसका फर्स्ट पार्ट, मतलब यूनिफिकेशन ऑफ इटली 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। ये क्या था, ये है फर्स्ट पार्ट जो कि क्या था, यूसुफी मेज़िनी। फर्स्ट पार्ट में कौन आते हैं, इसमें यूसुफी मेज़िनी आते हैं। और फिर अब बात करेंगे हम सेकंड पार्ट की। तो सेकंड पार्ट में कौन आता है, सेकंड पार्ट में आते हैं चीफ मिनिस्टर कावर। So Chief Minister Carver, who led the movement to unite the region of Italy, was neither a revolutionary nor a democrat। ये देखो, ये एक देखने वाली बात है कि जो चीफ मिनिस्टर कावर थे इनका बहुत बड़ा रोल था इस यूनिफिकेशन में। ये जो चीफ मिनिस्टर कावर थे ये ना ही कोई रिवॉल्यूशनरी थे और ना ही कोई डेमोक्रेट थे, ठीक है। मतलब ये कोई रिवॉल्यूशन में ऐसे पार्ट लेने वाले या रिवॉल्यूशन के लिए कोई इन्होंने काम करा हो, ये वैसे वाले में से नहीं थे, जैसे जोसेफी मैज़िनी थे ये वैसे नहीं थे, ठीक है। और ना ही ये कोई डेमोक्रेट थे जो डेमोक्रेसी चाहते थे।
Like many other wealthy and educated member of it, जैसे और लोग जो अमीर लोग हुआ करते थे और जो एजुकेटेड लोग हुआ करते थे इटालियन पॉपुलेशन में से, ये भी वैसे ही थे। पर ये क्या करते थे, ही स्पोक फ्रेंच मच बेटर देन इटालियन, और ये क्या करते थे, फ्रेंच लैंग्वेज बोला करते थे काफ़ी ज़्यादा अच्छा इटालियन लैंग्वेज से। Through a tactful diplomatic alliance with France engineered by Carver, ये नोट करने वाला पॉइंट है कि इनका जो टैक्टफुल डिप्लोमेटिक अलायंस था, ठीक है, टैक्टफुल यानी काफ़ी होशियारी से किया गया एक डिप्लोमेटिक अलायंस, अलायंस यानी किसी के साथ समझौता। तो इन्होंने समझौता किसके साथ करा, फ्रांस के साथ करा। काफ़ी चालाक थे, इनको ऐसा पता था कि इटली अगर अकेले यूनिफाई होने चलेगा तो वो कभी ऐसा नहीं कर पाएगा। तो इन्होंने मदद ली किसकी, फ्रांस की मदद ली। और इन्होंने क्या करा, इस मदद से जो सर्वेनिया पेडमाउंट था उसको क्या कर दिया, सक्सीडेड इन डिफीटिंग द ऑस्ट्रियन फोर्सेस। हमने जब ट्रीटी ऑफ वियना पढ़ा था तो हमने पढ़ा था कि ऑस्ट्रिया वाज गिवन द सम रूल ऑफ इटली, इटली का कुछ रूल ऑस्ट्रिया को दिया गया था। तो वहीं पे जो सर्देनिया पेडमाउंट था, ठीक है, वहाँ पर ऑस्ट्रिया का रूल था। तो इन्होंने क्या करा, सक्सेसफुली फ्रांस की हेल्प से, फ्रांस के साथ जो इन्होंने समझौता करा था उसकी हेल्प से इन्होंने वहाँ की जो ऑस्ट्रियन फोर्सेस थी उनको हरा दिया। ठीक है। अपार्ट फ्रॉम रेगुलर ट्रूप्स, अ लार्ज नंबर ऑफ आर्म वॉलेंटियर अंडर द लीडरशिप ऑफ जूसेफी गरीबाल्टी। अब ये यहाँ से थर्ड पार्ट इसका शुरू होता है, जो कि है जूसेफी गरीबाल्टी। जूसेफी गरीबाल्टी एक और यहाँ के रिवॉल्यूशनरी थे। जूसेफी गरीबाल्टी भी कौन थे, एक रिवॉल्यूशनरी थे जिन्होंने कोई आर्मी का यूज़ नहीं करा, जिन्होंने कोई आर्म्ड वॉलेंटियर्स, ठीक है, का यूज़ करके इन्होंने क्या करा, यहाँ जो फ्रीडम थी, जो यूनिफिकेशन था उसको कंप्लीट किया। So apart from regular troops, a large number of armed volunteers under the leadership of Giuseppe Garibaldi joined the fray in 1860. They marched into South Italy and the kingdom of Two Sicilies and succeed in winning the support of local peasants in order to drive द स्पेनिश रूलर। इन्होंने क्या करा, इनके पास कोई आर्मी नहीं थी, पर इनके पास क्या थे, एक आर्म्ड वॉलंटियर्स यानी हथियार के साथ जो इनके वॉलंटियर्स थे एक लार्ज नंबर में, वो इनके साथ थे। और इन्होंने क्या करा, इन 1860 ये मार्च करते हुए गए, ठीक है, इन्होंने एक मार्च निकाली, कहाँ, साउथ की तरफ। साउथ में जो किंगडम है टू साइलीस का, जो कि कहाँ है, इटली में, वहाँ ये गए और इन्होंने जो लोकल वहाँ के पीजेंट्स हैं, फार्मर्स हैं, उनसे क्या करा, बातचीत करी और उनका इन्होंने एक ट्रस्ट जीता। और उनके साथ साथ यानी आर्म्ड वॉलंटियर्स और पीजेंट्स की हेल्प से इन्होंने वहाँ पर जो स्पेनिश रूलर था उसको हटाने में मदद करी। और एट लास्ट इन 1861 में विक्टर इनैमुअल टू को वहाँ का राजा प्रोक्लेम कर दिया गया, यानी यूनाइटेड इटली का किंग प्रोक्लेम कर दिया गया, किसको, विक्टर इनैमुअल सेकेंड को। ओके, सो इसमें भी हम एक बार इसको रिवाइज करेंगे फटाफट से। हम देखेंगे कि हमने अभी इटली के यूनिफिकेशंस में कौन से 3 मेजर पॉइंट्स पढ़े। सो हमने सबसे पहला जो पॉइंट पढ़ा वो था जूसेफी गरीबाल्डी, जूसेफी मैज़ीनी। So he was an Italian revolutionary born in Genoa 1807. He became a member of secret society at the Carbonari and formed 2 secret societies in the age of 24. That is the uh, what Young Italy and Young Europe. Later, from being exiled, he joined 2 more secret societies, the Young Italy and the Young Europe. Mazzini believed God has intended the nation to be a natural unit of mankind, so he should not continue
So Italy should not continue at the patchwork of small states and should become a kingdom. 1831, his revolution failed. Then the second person was the Chief Minister Carver. Chief Minister Carver, who led the movement of unification of Italy, was neither a revolutionary nor a democrat. He spoke French better than Italian. थ्रू हिज tactful यानी होता है विनम्र, डिप्लोमेटिक यानी राजनीतिज्ञ, अलायंस यानी संधि, संधि यानी जो मैंने अभी आपको बताया. थ्रू हिज tactful diplomatic alliance with France, Carver captured back the Sardinia Piedmont from Austrian forces 1859. इन्होंने क्या करा था, जो ऑस्ट्रिया ने जो सर्देनिया पेडमाउंट में जोसेफी मेजिनी के बाद जब वॉर हुई थी विक्टर इनामुअल की, तो वहाँ पर इन्होंने, विक्टर इनामुअल राजा हुआ करते थे सर्बेनिया पेडमाउंट के. सो जब ये वॉर हुई तो इन्होंने अपनी टेरिटरीज लूज कर दी और ऑस्ट्रिया के अंदर वो रूल चले गया. सो उस टाइम पर चीफ मिनिस्टर कावर ने ये अपनी फोर्सेस भेज के फ्रांस के साथ 1859 में वो जो कैप्चर्ड एरिया था वो वापस लाए. फिर लास्ट में यूनिफिकेशन कंप्लीट होता है विद द एफर्ट्स ऑफ जूसेफी गरिबाल्टी. अपार्ट फ्रॉम रेगुलर ट्रूप्स, अ लार्ज नंबर of armed volunteers under him. In 1860, they marched in the South Italy, the kingdom of Two Silesia, and succeed in winning the support of local peasants in order to drive out Spanish ruler. In 1861, the Victor Emmanuel II was proclaimed as the king of unified Italy. So ऐसे हुआ इटली का यूनिफिकेशन. एक बार फिर से समझेंगे, इसे थोड़ा बड़ा है. सबसे पहले क्या हुआ, जोसेफी मेज़िनी आए, जिनका क्या था, आइडिया था कि जो इटली है उसको पैचवर्क कंटिन्यू नहीं करना चाहिए. पैचवर्क यानी जैसे आप देख रहे हुए, ठीक है, इटली को क्या होना चाहिए, यूनिफाई होना चाहिए. ठीक है, तो उनके आइडिया से उन्होंने क्या करा, पहले अपना एफर्ट्स दिखाने शुरू करे. ठीक है, कार्बोनरी में उन्होंने एक सीक्रेट सोसाइटी ज्वाइन करी, फिर 2 सोसाइटीज़ अपनी खुद की बनाई. ठीक है, फिर उसके बाद उन्होंने काफ़ी सारे एफर्ट्स करे, पर लास्ट में वो फेल हो गए 1831 में. और जो विक्टर इनामुअल थे, सेकंड विक्टर इनामुअल सेकंड, जो सार्डिनिया पेडमाउंट के जो रूलर हुआ करते थे उस टाइम पे, उनको अपनी टेरिटरीज लॉस करनी पड़ी, ऑस्ट्रिया को देनी पड़ी. सेकंड में आते हैं चीफ मिनिस्टर कावर, जो कि एक रिवॉल्यूशनरी भी नहीं थे और एक डेमोक्रेट भी नहीं थे. ठीक है, इन्होंने क्या करा, एक अपनी टैक्टफुल डिप्लोमेटिक अलायंस से, यानी अपने विनम्र राजनीतिक संधि, अपनी विनम्रता से, ठीक है, अपनी जो पोलाइटनेस है उससे फ्रांस के साथ इन्होंने क्या करा, एक अलायंस करा, संधि करा. ठीक है, और इसमें इन्होंने क्या करा, जो जोसेफी मेज़िनी के द्वारा मतलब जो ऑस्ट्रिया ने टेरिटरीज ले ली थी सर्देनिया पेडमाउंट की, इन्होंने वापस लाई 1859 में. अब उसके बाद आते हैं जोसेफी गरिबाल्टी, जिनके पास कोई आर्मी नहीं थी, पर क्या थे, आर्म्ड वॉलंटियर्स थे. ये कहाँ गए अपने आर्म्ड वॉलंटियर्स के साथ, साउथ में गए, द किंगडम ऑफ टू साइलीज में, और वहाँ इन्होंने क्या करा, जो लोकल पीजेंट्स हैं उनका विश्वास जीता और वहाँ से स्पेनिश किंग को हटाया. और लास्ट में जो ये इटली बना, उसका जो किंग था यूनिफाइड इटली का, वो किसको बनाया गया, विक्टर इनामुअल सेकंड को, जो सर्देनिया पेडमाउंट का कभी रूलर हुआ करता था. However, much of the Italian population, among whom rates of illiteracy were very high, remained blissfully unaware of liberal nationalist ideology. पर देखो, सब कुछ हो गया, यूनिफिकेशन हो गया, सब कुछ हो गया, पर काफ़ी सारी इटालियन पॉपुलेशन ऐसी थी जिनको पता ही नहीं था कि क्या चल रहा है, जो कि क्या थी, इलिटरेट पॉपुलेशन जो थी. ठीक है, वो अनअवेयर थी कि ये नेशनलिस्ट आइडियोलॉजी क्या है, लिबरल्स कौन है. ठीक है, और मतलब उनको कुछ पता नहीं था. The peasant masses who had supported Garibaldi in the southern Italy had never heard of Italia. So जो
को जिन पीजेंट्स ने हेल्प करी थी उन्होंने कभी ये इटालिया शब्द के बारे में सुना ही नहीं था। उनको लगता था कि उनको क्या लगता था कि जो ये ला तालिया है ये विक्टर इनामुअल की वाइफ है। ठीक है, मतलब वो क्योंकि वो इलिटरेट थे तो उनको ये जो वर्ड्स है ला तालिया या इटालिया इन सब चीज़ों के बारे में उन्हें पता नहीं था और उनको क्या लगता था कि ये विक्टर इनामुअल की वाइफ है। ठीक है, मतलब इससे हमें ये पता चलता है कि जो इलिटरेसी थी वहाँ पर वो भी काफ़ी ज़्यादा थी। मतलब कुछ ही लोग ऐसे थे जो कि लिटरेट थे और वो लोग कौन थे? लिबरल नेशनलिस्ट। सो यहाँ पर मैप में एक बार नज़र डाल देते हैं अपनी। ये था इटली की वो स्टेट्स यूनिफिकेशन से पहले। ठीक है, सो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये 1 2 3 4 5 6 7 पार्ट्स में डिवाइडेड है जो कि अलग अलग हैं। ठीक है, यहाँ पर जो जो भी ये यूनिफिकेशन की प्रोसेस हुई उससे क्या हुआ, इटली पूरा यूनिफाई कर लिया गया। द मैप शोज द ईयर इन विच डिफरेंट रीजन seen in the figure became a part of unified Italy। यहाँ पर हमें ये देखने को मिल रहा है कि कितने सारे पार्ट इटली के अंदर आए। पहले खाली ये हुआ करता था, सॉरी ये नहीं था, वो दूसरा पार्ट था। ओके, सर्डेनिया पेडमाउंट हुआ करता था पहले इटली के अंदर, वाला जो पार्ट है ये। ठीक है, फिर धीरे धीरे करके ये जो बाकी सारे पार्ट्स हैं ये भी इटली के अंदर आए। अब आगे बढ़ते हुए हम एक अनप्रिडिक्टेबल केस देखेंगे जो कि है द केस ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। ब्रिटेन को तो आप सब जानते ही होंगे, है ना। द स्ट्रेंज केस ऑफ ब्रिटेन। अभी तक तो हम पढ़ रहे थे रिवॉल्यूशन रिवॉल्यूशन और ये हुआ, रिवॉल्यूशन की वजह से इतने चेंजेस आए, यूनिफिकेशन हुआ। जर्मनी में हमने पढ़ा फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट बनाई गई, लिबरलिज्म आइडियोलॉजी, ये सब पता नहीं क्या क्या, इतना सब कुछ हमने पढ़ लिया इस चैप्टर में। ओके, अब ये जो ब्रिटेन था ये यहाँ तो कुछ ऐसा हुआ ही नहीं। इन द फॉर्मेशन ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, नेशन स्टेट के फॉर्मेशन में यहाँ कोई रिवॉल्यूशन नहीं हुआ। ठीक है, और ना ही इनके पास कोई ऐसी आइडियोलॉजी थी। तो यहाँ हुआ क्या देखते हैं। द मॉडल ऑफ द नेशन और द नेशन स्टेट, some scholars have argued in is Great Britain, Great Britain. In Britain, the formation of the nation state was not a result of any upheaval or a revolution. ब्रिटेन का बनना जो कोई अपहीवल या फिर कोई रिवॉल्यूशन का रिजल्ट नहीं है, इट वॉज अ रिजल्ट ऑफ लॉन्ग ड्रॉन आउट प्रोसेस। पर ये रिजल्ट है एक लॉन्ग ड्रॉन आउट प्रोसेस का। देखो, ब्रिटेन में था क्या बेसिकली, जो ब्रिटिश था, देयर वॉज नो ब्रिटिश नेशन। कोई ऐसा नेशन ही नहीं था। जैसे जर्मनी एक नेशन था, इटली एक नेशन था, है ना, और ब्रिटेन ऐसा कोई नेशन था ही नहीं 18th सेंचुरी में। तो हुआ क्या बेसिकली, एक रीजन था। जैसे हम अपनी लोकेलिटी की बात करें, एग्जाम्पल लो, हाँ, हमारी जो लोकेलिटी है वहाँ सपोज अलग अलग लोग रहते हैं। सपोज एक होगा इंग्लिश, एक होगा आयरिश, एक होगा स्कॉटिश, एक होगा वेलिश। ठीक है, अलग अलग कम्युनिटी के लोग हम एक जगह पे रहते हैं। उसमें से ये वाला जो था इंग्लिश जो पीपल थे ना, ये पावर और वेल्थ दोनों में बहुत ही अच्छे थे। मतलब इनका पैसा भी खूब था और इनके पास पावर भी खूब हुआ करती थी। और बाकी के ये जो लोग थे ये बेचारे, इनके पास ना पैसा था और ना ही पावर। तो ये वाला जो इंग्लिश जो रूल था, इसने क्या करा, पैसा और पावर के बलबूते पे वहां पर से जो मोनार्क रूल था उसको हटा दिया। ठीक है, और अपना एक
सेंटर जो होता है, अपनी जो कैपिटल होती है वो उस एरिया के बीचों बीच, सपोज ये मेरा एक एरिया है, अब मैंने यहाँ से जो जो भी रूल हो रहा था यहाँ पर उसे हटा दिया और अपनी एक सेंटर, इसके सेंटर में अपना एक कैपिटल बना दिया, ठीक है। और बाकी लोगों को दबाव डाल दिया, जब बाकी लोगों ने आवाज उठाई तो उन क्या क्या कर दिया, उन पे दबाव डाला या उनको चुप करा दिया अपनी पावर से। सो ऐसे ही हुआ ब्रिटेन में। देयर वॉज नो ब्रिटिश नेशन प्रायर टू द 18th century. The primary identities of the people who inhabited in British, Irish, English were ethnic ones. यहाँ क्या था, ethnic ग्रुप्स थे। एथनिक ग्रुप्स यानी एथनिक का मतलब होता है आपका द डिफ्रेंसिएशन ऑन द बेसिस ऑफ एनीथिंग, वो कि जो कि आपका हो सकता है कोई कम्युनिटी के बेसिस पे, ठीक है, कोई लैंग्वेज के बेसिस पे, ये सब। तो यहाँ पर जो एथनिसिटी थी वो लैंग्वेज के बेसिस पे थी, सॉरी नॉट लैंग्वेज के बेसिस पे, मैं सिविक्स में चली गई, सॉरी, कम्युनिटीज के बेसिस, ओके। बीच बीच में गलतियाँ होती है तो उनको माफ़ कर दिया करो और मतलब उसको स्किप कर दिया करो, ओके। तो जो यहाँ पर एथनिक कंपोजिशन था वो था इंग्लिश, वेलिश, स्कॉटिश, आयरिश, जो मैंने आपको भी बताया था। ऑल ऑफ दीज एथनिक ग्रुप्स हैड देयर ओन कल्चरल एंड पॉलिटिकल ट्रेडिशन। अब जैसा कि आप सब जानते हो, हम अपनी कम्युनिटी की अगर बात करें तो हमारे वहाँ अलग अलग जो लोग होते हैं उनके अपने अलग अलग ट्रेडिशंस होते हैं, अलग अलग अपने पॉलिटिकल कल्चर्स होते हैं, ट्रेडिशंस होते हैं, सारी चीज़ें उनकी सबकी अलग अलग होती हैं। और जो इंग्लिश नेशन था वो स्टीडीली हल्के हल्के मतलब ग्रो हुआ वेल्थ में, इम्पोर्टेंस में और पावर में। मतलब यहाँ के जो लोग होंगे, इंग्लिश वाले जो लोग होंगे, वो क्या होंगे, मतलब अच्छी एजुकेशन उन्होंने ली, ठीक है। इस वजह से उनको क्या मिली, इम्पोर्टेंस मिली सोसाइटी में कि यार ये तो एजुकेटेड है। फिर इसी एजुकेशन या फिर इसी इम्पोर्टेंस की वजह से उनको पावर मिल गई। It was able to extend its influence over the other nation of the island. So जो ये आइलैंड था, इसमें इन्होंने, जो इंग्लिश पीपल थे, इन्होंने अपना जो पावर है उसको दिखाना, अपना इन्फ्लुएंस बनाना शुरू कर दिया। इन्होंने अपनी इंग्लिश पावर पार्लियामेंट बनाई और पावर जो थी मोनार्क से वो सीज कर ली 1688 में। सबसे पहले अभी तक जितना हमने पढ़ा है उसमें से सबसे पहले ये केस हुआ कि 1688 में इन्होंने पावर सीज कर ली थी, इससे, मोनार्क से, ठीक है। इट इन द एंड ऑफ द प्रोक्रेटिक कॉन्फ्लिक्ट was the instrument to which a nation state with England at the center came to force. अब यहाँ पर मुनार्क से इन्होंने पावर ले ली, ठीक है, और एक कॉन्फ्लिक्ट हुई जो कि किसके बीच में हुई, इंग्लिश पार्लियामेंट और जो मोनार्क थे उनके बीच में एक कॉन्फ्लिक्ट हुई, जो कि ख़त्म हुई किसके साथ, इंग्लैंड को कैपिटल बनाने के साथ साथ इन्होंने क्या करा, सेंटर में इंग्लैंड को एज अ कैपिटल बना दिया। फिर एंड 2 मिनट, फिर क्या हुआ, एक्ट ऑफ यूनियन जो कि साइन हुआ 1707 में इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के बीच में। इसने क्या रिजल्ट दिया, ग्रेट ब्रिटेन, द यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, इसने एज रिजल्ट दिया। मतलब जो लड़ाइयाँ हुई, ठीक है, पहले इन लोगों ने क्या करा, सबसे पहले इन लोगों ने, ये एक एथनिक कंपोजिशन में थे जहाँ पर इम्पोर्टेंस, पावर और एजुकेशन के बेसिस पे आगे बढ़े। इन्होंने फिर वहाँ से जो मोनार्क सिस्टम था उसको सीज करा, वो सीज करने के बाद इन्होंने अपनी कैपिटल बना दी बीच में। फिर उसके बाद एट लास्ट में, क्योंकि स्कॉटिश जो थे वो भी थोड़े थोड़े लोग जो थे वो भी एजुकेटेड और वेल्दी थे, तो उनके साथ इन्होंने मिलके क्या करा, जो एक्ट ऑफ यूनियन है उसे साइन करा और एक पूरा एक नेशन स्टेट बना दिया जिसको इन्होंने नाम दिया द यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, ठीक है। और फिर एट लास्ट इन्होंने क्या करा, देखो,
अब इनकी डिप्लोमेसी देखना कि इन लोगों ने क्या करा। पहले मुझे इसको सबको टैप करने दो, छू मंतर। अब देखो, meant in effect that England was able to impose its influence on Scotland. अब क्या हुआ, धीरे धीरे जो इंग्लैंड था उसने अपना इन्फ्लुएंस बनाना शुरू करा स्कॉटलैंड के साथ। ठीक है, जो ब्रिटिश पार्लियामेंट थी उसने क्या करा, डोमिनेंट जो प्लेसेस थी वो इंग्लिश मेंबर्स को देनी शुरू करी। यानी जैसे जॉब्स हैं, कोई अच्छी गवर्नमेंट जॉब है तो वो ऐसा कर दिया कि यहाँ पर खाली जो इंग्लिश मैन है वो ही आ सकते हैं, जो स्कॉटिश हैं वो नहीं आ सकते। मतलब एक तरीके से उनको नेग्लेक्ट करा है, उनको इग्नोर करना शुरू कर दिया धीरे धीरे करके। ठीक है, द ग्रोथ ऑफ अ ब्रिटिश आइडेंटिटी मीन द स्कॉटलैंड distinctive culture and political institution were systematically suppressed। और जो भी इनके जो स्कॉटलैंड के सिस्टमेटिकल जो इंस्टीट्यूशन थे वो सप्रेस करने, उस बंद करने शुरू कर दिए इन लोगों ने। जो यहाँ की कैथोलिक क्लैंस थे that inhabits the Scottish hinterland suffered terribly repression। जिसे हमारे वहाँ जात पात का धर्म भेद होता है, वैसे यहाँ पर भी क्या था, कैथोलिक जो थे उनको इन्होंने सप्रेस करना शुरू करा, जो कि कहाँ के थे, स्कॉटिश हिनलैंड के थे। ठीक है, जो पीपल थे उनको इन्होंने बहुत ज़्यादा क्या करा, नीचा दिखाना शुरू करा। इनको कोई एजुकेशन नहीं दी जाती होगी, या फिर को जो अच्छी जॉब्स होती होंगी वो नहीं दी जाती होंगी, और ये इन लोगों ने बहुत ही रिप्रेशन यहाँ पर सहा। Whenever they attempted to assert their independence, जैसे ये लोग आवाज़ अपनी बढ़ाना शुरू करते थे, ठीक है, अपनी आवाज़ बढ़ाते थे, मतलब आवाज़ हम कहते हैं ना किसी चीज़ के लिए आवाज़ उठाओ, तो जब आवाज़ उठाते थे किसी चीज़ के लिए तो इनको फिर से सप्रेस कर दिया जाता था। जब ये इंडिपेंडेंस की मांग करते थे अपने लिए तो इनको फिर रिप्रेस कर दिया जाता था। The Scottish Highlander were forbidden to speak the Gaelic language or wear the their national dresses। ठीक है, इनको क्या कर दिया गया था, रोक लगा दी गई थी कि अपनी जो लैंग्वेज है, जो इनकी गेलिक लैंग्वेज है वो नहीं बोल सकते, जो इनके जो कपड़े हैं ट्रेडिशनल ड्रेसेस वो नहीं पहन सकते हैं। ठीक है, और जो नंबर a large number were forbidden to ड्राइव आउट देयर होमलैंड। और काफ़ी सारे लोगों को रोक लगा दी गई थी उनके जो घर, जो उनका जो होमलैंड है, ठीक है, वहाँ जाने से भी रोक लगा दी गई थी। तो देखो अभी धीरे धीरे क्या करना चाह रहे हैं, मैं आपको समझाती हूँ। ये क्या करना चाहते थे, इन्होंने स्टार्टिंग में पहले अपनी जो कम्युनिटी थी वहाँ से पावर में तो ये थे ही, फिर उसके बाद इन्होंने सीज करी पावर, मोनार्क से अपना पार्लियामेंट सब कुछ बनाया। ठीक है, और फिर इन्होंने देखा कि यार अब एक जना बचा है जो कि है स्कॉटलैंड, उसके साथ इन्होंने क्या करा, एक यूनियन साइन करा। ठीक है, द एक्ट ऑफ यूनियन 1707 में। और फिर धीरे धीरे अब ये क्या करने लग गए, जो स्कॉटिश पीपल है उनको भी ये सप्रेस करना शुरू करने लग गए। ठीक है, क्योंकि जो वो एरिया है, सपोज ये एरिया है, अब ये मेरा एरिया था जहाँ पर हम इंग्लिश, स्कॉटिश, आयरिश, वेरिश सब एक साथ रहते थे। अभी भी ये सब एक ही कंट्री में रह रहे हैं, ऐसा नहीं है कि इस पूरी कंट्री में इंग्लिश पीपल ही रह रहे हैं, रह सब रहे हैं, लेकिन जो बाकी के हैं उनको इतना ज़्यादा वो नहीं है कि वो बोल पाए कुछ। ठीक है, क्योंकि वो इतने ज़्यादा वेल्दी नहीं है, इतने ज़्यादा पावरफुल नहीं है। उनमें से एक कम्युनिटी थी जो कि थे स्कॉटिश, जो थोड़ा बहुत बोलते थे, वो करते थे, उसको भी अब इन्होंने सप्रेस करना शुरू कर दिया। ठीक है, तो आगे देखते हैं। आयरलैंड सफर्ड अ सिमिलर फेट। अब देखो आयरलैंड जो थे, जो आयरिश पीपल थे, उन लोगों ने भी क्या सफ़र करना शुरू करा ये सारी चीज़ों को। इट वॉज अ कंट्री डीपली डिवाइडेड बिटवीन कैथोलिक्स एंड प्रोटेस्टेंट्स। अब इनके वहाँ जो कंट्री थी वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिवली डिवाइडेड थी कैथोलिक्स और प्रोटेस्टेंट्स, ये दो कम्युनिटीज़ के बीच में। ठीक है, द इंग्लिश हैव द प्रोटेस्टेंट, जो प्रोटेस्टेंट थी वो थोड़ी छोटी कम्युनिटी होगी, तो इन लोगों ने, जो इंग्लिश थे इनका तो एक जो जब ब्रिटिशर्स ने
इंडिया में राज कर रहे थे, तो इनकी एक नीति थी कि डिवाइड एंड रूल वाली इनकी नीति थी कि भैया पहले जो कम्युनिटी है उसके बीच में आग लगा दो लोगों के कान भर भर के, फिर उसके बाद इनको तोड़ना आसान हो जाएगा। तो ये ही इन्होंने यहाँ पर भी करा, डिवाइड एंड रूल। आयरलैंड के अंदर जो दो कम्युनिटीज़ थी कैथोलिक, जो थोड़ी अच्छी थी पावर में, मतलब जिनका जो कास्ट था वो अच्छा था, और जो एक प्रोटेस्टेंट्स थी ये थोड़ी कम उसकी होंगी। तो प्रोटेस्टेंट्स को आयरलैंड में जब थोड़ा बहुत कुछ हुआ होगा वहाँ, तो इन्होंने क्या करा, इंग्लिश पीपल ने हेल्प द प्रोटेस्टेंट ऑफ आयरलैंड टू स्टैब्लिश देयर डोमिनेंस। इनको इन्होंने कहा कि हम तुम्हारी हेल्प करेंगे डोमिनेंस बनाने में ओवर द लार्ज कैथोलिक कंट्री। ठीक है, कैथोलिक रिवोल्ट अगेंस्ट दिस। अब कैथोलिक पीपल ने कहा कि यार हमारी कंट्री है, हमारा सब कुछ है, ठीक है, तो तुम क्यों बीच में आ रहे हो, खाली तुम क्यों दो एक कम्युनिटी के बीच में बात कर रहे हो। तो जब कैथोलिक ने इसके अगेंस्ट रिवोल्ट करना शुरू करा, तो ब्रिटिश ने इनको फिर से सप्रेस कर दिया। ठीक है, आफ्टर अ फेल्ड रिवोल्ट लेड इन बोल्ड टोन एंड हिज यूनाइटेड आयरिशमेंट Irishman, 1898, 1798, Ireland was forcibly incorporated into a United Kingdom। और जो आयरलैंड अलग हुआ था, ठीक है, उसको अब क्योंकि वो वॉर में हार गया था, तो उसको भी अब ये जो ब्रिटिश टेरिटरीज है उसके अंदर आना पड़ा। ठीक है, मैंने कहा था कि लोग रह रहे थे और कंट्रीज अलग हो चुकी थी। ठीक है, मतलब ये जो सपोज ये जो रीजन था यहाँ जहाँ पहले सारे लोग रह रहे थे, लोग तो अभी भी वहीं पे होंगे, कुछ कुछ लोग वहीं पे होंगे, लेकिन जो कंट्रीज थी वो अब अलग हो चुकी थी। पर ये जो वॉर हुई थी इसमें कौन, जो आयरिश पीपल है वो हारे और उनको फिर से ब्रिटिश किंगडम के अंदर जाना पड़ा। ठीक है, आयरलैंड was forcibly incorporated into United Kingdom in 1801. A new British nation was forged। अब एक जो नया ब्रिटिश नेशन है वो बना, जो टेरिटरी उसमें ऐड हो गई। थ्रू द प्रोपोगेशन ऑफ डोमिनेंट इंग्लिश कल्चर। और यहाँ पर क्या फॉलो होगा, अब इन्होंने कहा कि अब यहाँ पर खाली जो डोमिनेंट इंग्लिश कल्चर है वो ही फॉलो होगा। ओके, इन्होंने सिंबल्स के बेसिस पे कि जैसे देखो एक कंट्री बनती है तो वहाँ पर उसका एक फ्लैग बनता है, ठीक है, उसका एक नेशनल एंथम बनता है, कुछ वहाँ की हाइम्स बनती हैं अपनी। सो इन्होंने भी इस जो चीज़ है कि नेशन तो बना लिया, अब जो बाकी के जो सिंबल्स हैं वो तो बनाने ही पड़ेंगे। तो उन्होंने एक फ्लैग बनाया जिसका नाम रखा यूनियन जैक। ये एग्ज़ाम पूछता है हर बार, कि हर बार तो नहीं पर पूछता है लगभग, कि what was the name of British flag? So Union Jack. और what is the name of the national anthem? So God save our noble king। ये यहाँ का नेशनल एंथम था, कहाँ का, ब्रिटेन का। ओके, सो इंग्लिश लैंग्वेज को इन्होंने ज़्यादा बढ़ा चढ़ाकर वहाँ की जो नेशनल लैंग्वेज है वो घोषित करा। The English language were actively promoted and older nations survived only as a subordinate partner। जैसे मैंने कहा आपको कि ये जो कम्युनिटी थी जहाँ पर सारे लोग रह रहे थे, अब वहाँ पर बाकी जो लोग थे, कंट्रीज बेसिकली अलग अलग हो गई थी, पर जो लोग रह रहे थे अब वो खाली वहाँ सरवाइव हो रहे हैं एज अ सबऑर्डिनेट पार्टनर ऑफ दिस यूनियन। मतलब जब वो कंट्रीज इनसे वॉर हारी, जब उन्होंने अपनी आवाज़ उठाई और जब वॉर हुई और ब्रिटेन ने वो सारी टेरिटरीज अपने अंदर ले ली, तो अब जो बाकी की कंट्रीज हैं वो इसके अंदर एज अ सब ऑर्डिनेट वर्क कर रही हैं। ये इसने एक बड़ा यूनियन बना लिया था ब्रिटेन। तो एक बार हम फिर से ब्रिटेन वाला केस देखेंगे, फिर इसके बाद इसके दो पार्ट और बचते हैं, वो भी हम इसी वीडियो में कवर कर लेंगे। ओके, थोड़ी वीडियो लंबी हो जाएगी ये, पर इम्पॉर्टेंट चैप्टर है और पार्ट भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो देखना पड़ेगा लास्ट तक, है ना। सो एक बार फिर से मैं आपको यहाँ पर बताती हूँ
तो ये हमने पढ़ा इसमें ब्रिटेन वाले केस में। तो ब्रिटेन का जो केस था वो सबसे अलग था, एक कम्युनिटी थी जहाँ पर अलग अलग लोग रहते थे। अब जो लोग आयरलैंड में थे उनके साथ इन्होंने, जैसे मैंने आपको बताया कि प्रोटेस्टेंट्स वाला जो केस था वो आयरलैंड का था, और इन्होंने स्कॉटलैंड में क्या करा कि वहाँ के जो स्कॉटिश हिंडरलैंड थे उनको सप्रेस करना शुरू करा। वहाँ उनको जॉब्स नहीं देते थे, एजुकेशन की फैसिलिटीज़ नहीं देते थे, ठीक है, और इनसे कहते थे कि तुम क्या करो, हमारे अंडर ही वर्क करो, ठीक है। इनको घर नहीं जाने देते थे अपने, और इनसे कहते थे अपनी जो ट्रेडिशनल लैंग्वेज है उसको मत बोलो, जो अपने जो ट्रेडिशनल क्लॉथ्स हैं उनको मत पहनो। तो वहाँ पर भी इन लोगों ने रिप्रेशन, काफ़ी ज़्यादा ब्रूटल रिप्रेशन दिखाया। फिर लास्ट में क्या हुआ, लास्ट में कुछ नहीं हुआ, जो कंट्री थी वो और बड़ी होती गई, ठीक है। और यहाँ पे इन्होंने अपना एक फ्लैग बनाया, उसका नाम रखा यूनियन जैक, और एक क्या बनाया अपना, जिसको हम कहते हैं नेशनल एंथम, जो कि था गॉड सेव द नोबल किंग। अब बात आती है विजुअलाइजिंग द नेशन। नेशन को विजुअलाइज करना, कोई भी नेशन को अगर हमें विजुअलाइज करना है तो हमें कुछ उसके लिए एक सिंबल चाहिए होगा बेसिकली। अब हम कहते हैं भारत, अगर मैंने सिंपल कहा भारत या फिर मैंने कहा इंडिया, तो इंडिया की आपके दिमाग में क्या इमेज आएगी, एक टेरिटरी, डिफाइंड टेरिटरी बेसिकली, ठीक है, ये मैं पता नहीं क्या बना रही हूँ, पर बेसिकली एक डिफाइंड टेरिटरी आपके मन में आएगी, ठीक है। तो जो उस टाइम पे जो आर्टिस्ट हुआ करते थे, जो पोएट्स हुआ करते थे, उनका ये मानना था कि जो नेशन है उसको विजुअलाइज करने के लिए हमें कुछ ऐसा सिंबल चाहिए जिससे लोग क्या हो, उनके अंदर पैट्रोटिज्म की फीलिंग भी बनी रहे और वो अपने नेशन को विजुअलाइज कर पाए। While it is not easy enough to represent a ruler through a portrait or a statue, how does one go about giving a face to a nation? Artists in 18th and 19th century find a way out of these. ठीक है, जो आर्टिस्ट थे उन्होंने एक आइडिया फाइंड आउट करा। इन अदर वर्ड्स, इन्होंने कंट्री को रिप्रेजेंट करने के लिए इन्होंने कहा कि अगर हमें कंट्री को रिप्रेजेंट करना है तो हम एक पर्सन के थ्रू इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। हाउ एवर दैट पर्सन इज नॉट अ रियल पर्सन, ठीक है, जो पर्सन होगा वो कोई रियल पर्सन नहीं होगा रियल में, पर जो कंट्री होगी उसको एक पर्सन के रूप में सिंबलाइज कर दिया जाएगा। Nations were then portrayed as a female figure. The female form that but that was chosen to personify the nation did not stand for a particular woman, जैसे कि मैंने आपको बताया। Rather, it sought to give an abstract idea. भले ही वो कोई एक रियल पर्सन ना हो, पर उसका उन्होंने एक एब्स्ट्रैक्ट आइडिया बनाया है कि ये चीज़ इसमें ये सिंबलाइज करेगी, ठीक है। सो ऐसा ही इन्होंने एक पिक्चर बनाई, सिंबल बनाया, जिसको इन्होंने कहा कि एक फीमेल फिगर होगा जिसको हम कहते हैं एलिगरी ऑफ द नेशन। एलिगरी यानी मूरत, उस नेशन की वो मूरत बनेगी। जैसे हम कहते हैं इंडिया के कॉन्टेक्स्ट पे भारत माता, भारत माता, है ना। सो उसमें क्या होता है, एक वाइट साड़ी में एक लेडी होती है जिनके हाथ में हमारा ट्राई कलर फ्लैग होता है ना। बुक होती है, जो गीता हमारी बुक है वो बुक होती है। और क्या होती है, जो वो रुद्राक्ष की मालाएं होती हैं, एक हाथ में वो माला होती है। सो वो सारे जो सिंबल्स हैं वो क्या है, एक एब्स्ट्रैक्ट आइडिया दे रहे हैं, और जो वो पर्सन है वो क्या कर रहा है, एक इमोशन इस्टेब्लिश कर रहा है कंट्री और उसके पीपल के, सिटीजन्स के बीच में, जिसे हम कहते हैं भारत माँ, भारत माता। तो मदर, मदर क्या होती है हमारे लिए, एक मदर के साथ जो इमोशन होता है वो बहुत ही स्ट्रांग होता है ना। तो एक एब्स्ट्रैक्ट आइडिया होता है कि ये हमारी मदर है, कंट्री बेसिकली हमारी मदर है, हमें इसके साथ इसकी रक्षा करनी है, और भी कई सारी आइडियोलॉजी इसके साथ बनाई जाती है ना। सो you will recall that during the French Revolution, artists used a female allegory
पोर्ट्रे आइडिया सच एज लिबर्टी, जैसे लिबर्टी का आइडिया, जस्टिस का जो आइडिया था और रिपब्लिक का जो आइडिया था, ये एक एलिगरी के थ्रू वहाँ के जो रिवॉल्यूशनरीज थे फ्रांस के, उन्होंने क्या बताया था। ठीक है, these idea were represented through a specific object or symbol. As you would remember, the attributes of liberty are red cap. Red cap क्या दिखाती थी? लिबर्टी को दिखाती थी। जो ब्रोकन चेन्स थी वो जस्टिस को दिखाती थी, और जो ब्लाइंड फोल्डिंग वुमेन है वो कैरिंग अ पेयर ऑफ वेट स्केल्स को दिखाती थी। ठीक है, सो ऐसे ही जर्मनी ने भी अपनी एक जो एलिगरी थी वो बनाई, और फ्रांस ने भी बनाई थी। सिमिलरली a female allegory was invented by the artist in 19th century to represent the nation. In France, फ्रांस में वो कौन थी? क्रिश्चियन मैरियाने। मैरियाने वॉज बेसिकली द मदर ऑफ जीसस क्राइस्ट। जीसस क्राइस्ट जो क्रिश्चियंस की गॉड होता है, उनकी मदर का नाम था मैरियाने, या मैरी कहते हैं, मदर मैरी कहते हैं। सो क्रिश्चियन मैरियाने इन्होंने क्या बनाई? एक फीमेल एलिगरी बनाई। कहाँ? फ्रांस में। अ पॉपुलर क्रिश्चियन नेम विच वॉज अंडरलाइन द आइडिया ऑफ पीपल्स नेशन। ये क्या बना? एक ऐसा नाम बना जिसने एक आइडिया रिप्रेजेंट करा एक नेशन का। हर कैरेक्टरिस्टिक्स वर ड्रॉन फ्रॉम दोज लिबर्टी एंड रिपब्लिक। इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स थी वो कहाँ क्या ड्रॉ कर रही थी? लिबर्टी और रिपब्लिक को ड्रॉ कर रही थी। जो रेड कैप थी, जो ट्राई कलर फ्लैग था, जो कॉकरेट था, ये सब क्या अलग अलग एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज को शो कर रहे थे। स्टैचू ऑफ मैरियाने were elected in public square to remind the public of national symbol of unity and pursued them to identify with it. Marianne image were marked on a coin of a stamp. ये जो आप यहाँ पर एक कॉइन देख रहे हैं स्टैम्प में, ये मैरियाने की इमेज है। ठीक है, ये जो आप देख रहे हैं, तो रेड कैप, बेसिकली जो आइडिया था इनका, एब्स्ट्रैक्ट आइडिया, वो किसके ऊपर था? किसके ऊपर था? बोलिए, अभी तो बताया था, रिपब्लिक और लिबर्टी के ऊपर था। ठीक है, फिर वैसे ही जर्मनी में भी एक एलिगरी बनाई गई जिसको नाम दिया इन्होंने जर्मेनिया। एलिगरी का मतलब क्या होता है देख लो। Sometimes the question may come that define the word allegory. So when an abstract idea, जब एक abstract idea, चाहे वो ग्रीड हो, एनवी हो, फ्रीडम हो या लिबर्टी हो, उसको एक्सप्रेस करना हो एक पर्सन या थिंग के थ्रू। ठीक है, सो एन एलिगोरिकल स्टोरी हैज टू मीनिंग, वन लिबरल, वन सिम्बॉलिक। लिबरल यानी जो उसका एक लिबरल मीनिंग होता है ना, जिससे हम कहते हैं कि इसका जो वर्चुअल मीनिंग होगा वो क्या होगा, और एक होता है सिंबॉलिक मीनिंग कि वो जैसे दिख रहा है, रेड कैप है तो वो एक रेड कैप है। ठीक है, लिबरल मीनिंग उसका क्या होगा कि ये जो रेड कैप है, सपोज ये रिपब्लिक को शो कर रहा है ना। सो ये सारी चीज़ें, इसी को एक एलिगरी कहते हैं। बेसिकली इट इज़ एन एब्स्ट्रैक्ट आइडिया। हम बात कर रहे थे इसकी, ये जर्मेनिया की। Similarly, Germania became the allegory of German nation. In visual representation, Germania wear a crown of oak leaf as the German oak stand for heroism. ये है देखो, this is what Germania is. ठीक है, जर्मेनिया फिलिपी वेल्ट इनके जो जिन्होंने पेंटिंग बनाई थी वो आर्टिस्ट होंगे। जर्मेनिया मैंने आपको फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट में दिखाई थी, जो सेंट पॉल चर्च थी वहाँ पर इसको पार्लियामेंट के ऊपर लगाया गया था, जहाँ पर मैंने आपको बताया था कि हम इसके बारे में पढ़ेंगे पूरा। सो ये जो जर्मेनिया है ये बेसिकली जर्मन की एक एलिगरी है जिसमें अलग अलग जो चीज़ों को सिंबलाइज करती है।
तो बेसिक जो इसका जो मेन चीज़ ये सिंबलाइज करती है वो है इसका क्राउन। जो ये क्राउन इसने पहन रखा है, ये क्राउन सिंबलाइज करता है, जो ये क्राउन है ओक लीव्स का, वो मार्क करता है हेरोइज्म को। ये जो इसका क्राउन है वो मार्क करता है। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए देखेंगे कि ये सारी चीज़ें क्या मार्क करती हैं। बाकी की सारी चीज़ें, जो ये ब्रोकन चेन है वो बीइंग फ्रीड को बताती हैं। ठीक है, ब्रेस्ट प्लेट और जो जिसमें ईगल बना है वो जर्मन एम्पायर की स्ट्रेंथ को बताता है। क्राउन हेरोइज्म को, जो तलवार है वो रेडीनेस टू फाइट। ऑलिव ब्रांच अराउंड द स्वॉर्ड जो है वो विलिंगनेस टू मेक पीस। ब्लैक रेड एंड गोल्ड ट्राइकलर फ्लैग, ये फ्लैग बनाया गया था, फ्लैग को दर्शाता है, यूनिफाइड नेशन को दर्शाता है। और रे ऑफ राइजिंग सन बीइंग न्यू एरा। अब मैं आपको बताती हूँ कि क्या कहा इसने। ये जो स्वॉर्ड है, ये जो तलवार है, ये बताती है कि हम हमेशा रेडी हैं फाइट करने के लिए। ठीक है, जो इसके पीछे ये ओक की लीव्स हैं, ये बताती हैं कि फाइट के साथ साथ हम पीस भी चाहते हैं। ठीक है, अगर आप पीस चाहते हो तो हम भी पीस चाहते हैं, और बिना फाइट के भी पीस के साथ हम इस चीज़ को ओवर कर सकते हैं। जो ये ब्रेस्ट प्लेट है जिसमें ईगल बना है, ये शो करती है पावर, स्ट्रेंथ शो करती है जर्मन कंट्री की। ये जो फ्लैग है ये शो करता है अ न्यू नेशन। और जो क्राउन है ये शो करता है यहाँ का हेरोइज्म। ठीक है, पावर हेरोइज्म को शो करता है। जो ब्रोकन ये है हथकड़ियाँ, जो टूटी हुई हथकड़ियाँ हैं, वो ये शो करती है कि हम अब फ्री हैं, अब हम किसी के अंडर नहीं हैं, हम किसी के गुलाम अब नहीं हैं। ये सारी चीज़ें ये शो करता है। और आई थिंक एक चीज़ रह गई है यहाँ पर, उससे है वो ऑलिव ब्रांचेस मैंने बता दिया। हाँ, रे ऑफ राइजिंग सन, जो ये सन जो राइज हो रहा है, सन राइज होता हुआ जो दिख रहा है यहाँ पर, ये पीछे से सन राइज होता हुआ दिख रहा है ना, ये सन दिखाता है कि अब एक नया एरा, एक नई जनरेशन, एक नई स्टार्टिंग हो रही है जर्मनी की, है ना। सो कितने ब्यूटीफुली जो फिलिप वेल्ट हैं, जो इस पेंटिंग के जो आर्टिस्ट हैं, उन्होंने इसको तैयार करा है जर्मेनिया को। मतलब हर एक चीज़ का अपना एक आइडिया है। ठीक है, ये जो है ईगल, ये स्ट्रेंथ को दिखा रहा है। जो स्वॉर्ड है वो दिखा रहा है रेडीनेस टू फाइट। ब्राउन जो ओक लीव्स हैं साइड में, ये दिखा रही हैं दैट वी कैन ऑल्सो गेट टू फ्री द पीस। एंड जो फ्लैग है वो दिखा रहा है द न्यू नेशन। क्राउन दिखा रहा है द हेरोइज्म। सन दिखा रहा है द न्यू एरा। और जो ये टूटी हुई बेट्स प्लेट हैं, वो दिखा रही हैं क्या, द फ्रीडम। सो बेसिकली कितने अच्छे से इन्होंने पूरा नेशन को एक एलिगरी के थ्रू यहाँ पर क्या करा है, बताया है, दिखाया है एक एलिगरी में। ठीक है, सो इसी को क्या कहते हैं, नेशन को विजुअलाइज करना। द फॉलन जर्मेनिया, यहाँ पर एक जर्मेनिया को फॉलन दिखा रखा है फिगर 18 में। ये सारी चीजें देखो, क्राउन, क्राउन ऑफ ओक लीव्स, ठीक है, स्वॉर्ड, और ये बेस्ट प्लेट, ब्रेस्ट प्लेट, फ्लैग, राइजिंग सन, ये सारी चीज़ें दिखा रखी। फिर देखते हैं, यहाँ पर एक जर्मेनिया को फॉलन गिरा हुआ दिखा रखा है। ये कोई दूसरा आर्टिस्ट है जिसने ये चीज़ को बनाया है। ये है जर्मेनिया, द जर्मेनिया गार्डिंग द Rhine. In 1860, the artist Lawrence Klezen was commissioned to paint this image. The inscription of Germania's sword read, "The Germania sword protect the German Rhine." यहाँ पर ये दिखा रहा है कि जो जर्मेनिया है वो क्या कर रही है, अपने नेशन को बचा रही है। ठीक है, अब नेशनलिज्म एंड इम्पेरियलिज्म,
इस चैप्टर का लास्ट पार्ट है ये। इसके बाद ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। इसके बाद आई थिंक इन द नेक्स्ट वीडियो मैं आपको कोई और सब्जेक्ट पढ़ाऊँगी। बेसिकली मैं पढ़ा सकती हूँ बायोलॉजी आपको, या फिर इंग्लिश या हिंदी के साथ हम आएंगे नेक्स्ट वीडियो में। इसका जो नेक्स्ट चैप्टर है राइज ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया, वो भी मैं आपको पढ़ाऊँगी। ठीक है, वो तो इससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि अपने नेशन के बारे में जानना ज़्यादा अच्छा लगता है ना। तो जो लास्ट पार्ट है वो है नेशनलिज्म और इम्पेरियलिज्म। ठीक है, अभी तक हमने जितना पूरा पढ़ा उसमें हमने नेशनलिज्म के बारे में पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे कि नेशनलिज्म के साथ साथ जो इम्पेरियलिज्म है वो क्या होता है। ठीक है, अब बच्चों इम्पेरियलिज्म क्या होता है? नेशनलिज्म तो हमने पूरे चैप्टर में पढ़ रखा है। ठीक है, तो इम्पेरियलिज्म क्या होता है? इम्पेरियलिज्म वो पॉलिटिकल सिस्टम होता है जिसमें एक रिच और पावरफुल कंट्री कंट्रोल करती है ओवर अदर कंट्रीज या कॉलोनीज के ऊपर, जो कि ज़्यादा रिच और पावरफुल नहीं है। इसको हिंदी में कहते हैं साम्राज्यवाद, इसको कहते हैं राष्ट्रवाद, इसको कहते हैं साम्राज्यवाद। यहाँ पर तो क्या होता है, कंट्री जो है उसी के अंदर ये सारी चीज़ें होती हैं अपनी कंट्री के लिए। और यहाँ पर क्या होता है, जो एक कंट्री होगी जो पावरफुल होगी वो दूसरी कंट्रीज में अपना डोमिनेंस करेगी, अपनी पावर दिखाएगी। ठीक है, बाय द लास्ट क्वार्टर ऑफ 18th सेंचुरी, जो आखिरी एक चौथाई हिस्सा था 19th सेंचुरी का, उसमें नेशनलिज्म नो लॉन्गर restrain its idealistic liberal democratic sentiment। अब जो आखिरी का जो पार्ट था 19th सेंचुरी का, उसमें जो नेशनलिस्ट आइडियाज थे, ठीक है, वो इतने ज़्यादा अब रिस्ट्रेन नहीं रहे थे। ठीक है, जो कि क्या थे, लिबरल डेमोक्रेटिक जो सेंटिमेंट्स थे जो फर्स्ट हाफ में हुआ करते थे, वो अब उतने ज़्यादा नहीं रह रहे थे, बट बिकेम अ नैरो क्रीड विद लिमिट एंड। अब क्या हो रहा था, काफ़ी ज़्यादा नैरो माइंडेड जो कम्युनिटी थी वो नैरो माइंडेड होते जा रही थी। सबको ऐसा था कि हमको पॉलिटिकल डोमिनेंस मिलना चाहिए और हमारी टेरिटरीज ज़्यादा होनी चाहिए। एक दूसरे से जलन वाली जो भावना थी वो अब सब में जागने लगी। ड्यूरिंग दिस पीरियड नेशनलिस्ट ग्रुप बिकेम इंक्रीजिंगली इनटॉलरेंट। अब जो ये नेशनलिस्ट ग्रुप थे जो स्टार्टिंग से मेहनत कर रहे थे, अब वो काफ़ी ज़्यादा इम्पेशेंट इनटॉलरेंट हो गए। ठीक है, और एक of each other and every ready to go to war। मतलब एक दूसरे के प्रति हर नेशनलिस्ट, चाहे वो लिबरलिस्ट हो या ऑटोक्रेटिक हो या फिर कंजर्वेटिव हो, वो एक दूसरे के प्रति इतना ज़्यादा इंटॉलरेंट हो गए कि उनको ऐसा था कि बस अब तो लड़ाई हो जाए, वॉर हो जाए बस, और वॉर से एक फैसला हो जाए कि कंट्री किसको मिलनी है। ठीक है, द मेजर यूरोपियन पावर इन टर्न मैनिपुलेटेड द नेशनलिस्ट एस्पिरेशन। जो मेजर पावर थी यूरोप की, उसने क्या करा, इन सारी जो चीज़ें हैं, जो नेशनलिस्ट एस्पिरेशन है, जो सब्जेक्ट है पीपल के यूरोप के अंदर, उसको एक इम्परलिस्टिव एक एम दिया। उनको क्या दिया, एक इम्पेरियलिस्ट एम दिया। इम्पेरियलिस्ट एम यानी ये एक एम दिया कि तुम कितना ज़्यादा क्या कर सकते हो, कंट्रोल कर सकते हो दूसरी कंट्रीज के ऊपर अपनी पावर को। The most serious source of the nationalist tension in Europe after 1871 was the area called Balkan। ठीक है, यूरोप के अंदर जो सबसे ज़्यादा जो भयानक जो टेंशन वाली जो स्थिति हुई थी 1871 के बाद, वो किस एरिया में हुई थी, बाल्कन रीजन में हुई थी। बाल्कन वॉज बेसिकली अ रीजन geographical and ethnic variation comprising of today's Romania, Bulgaria, Albania, Greece, Macedonia, Croatia, Bosnia, etc। बहुत सारी कंट्रीज हैं। ठीक है, आज के दिन में जो ग्रीक और जो मैसेडोनिया, अल्बेनिया, ये सारी कंट्रीज हैं, ये पहले बाल्कन रीजन के अंदर आती थी। बाल्कन रीजन इज बेसिकली अ वेरी एथनिक रीजन। ठीक है,
compromising of all these countries. ओके, तो यहाँ हुआ क्या बेसिकली, ये हम अभी देखेंगे. तो द बाल्कन वर द रीजन ऑफ, ओके, सो जो फॉलोइंग आज के दिन के जो रोमेनिया, बल्गेरिया, ये सारी कंट्रीज हैं, ये बाल्कन रीजन के अंदर आती हैं. तो यहाँ हुआ क्या, अ लार्ज पार्ट ऑफ बाल्कन वॉज अंडर अ कंट्रोल ऑफ ओटोमन एम्पायर. ओटोमन एम्पायर यानी तुर्किश एम्पायर, जो कि जहाँ मुस्लिम लीडर्स का राज था. वो जो लार्ज पार्ट था रीजन का, बाल्कन रीजन का, ये ओटोमन एम्पायर के अंदर था. सॉरी फॉर दिस, ओटोमन एम्पायर के अंदर था. A spread of ideas of romantic nationalism in the Balkans, together with the disintegration of Ottoman Empire, made this region very explosive. अब जो रोमांटिक आइडिया था नेशनलिज्म का, ये जब बाल्कन्स तक पहुंचा तो इन्होंने जितने भी बाल्कन्स थे सबको एक साथ इकट्ठा करा, और ये क्या चाहते थे, डिसइंटीग्रेशन चाहते थे. यानी ये नहीं चाहते थे अब कि ये ओटोमन एम्पायर के साथ रहें, और ये चीज़ बहुत ज़्यादा एक्सप्लोसिव हो गई टाइम के साथ साथ. ठीक है. The Balkan based their claim for independence or political rights on the nationality and use history to prove that they have been subjected to foreign power. अब इन्होंने क्या करा जब ये सारी चीज़ें हुई, क्योंकि हमने पढ़ा था जो रोमांटिक आर्टिस्ट थे वो किस में बिलीव करते थे, बेसिकली वो जेस्ट एंड फोकलोर्स में, वर्नाकुलर लैंग्वेज, ये सारी चीज़ें में वो क्या करते थे, बिलीव करते थे. वो ये कहते थे कि जो फोक टेल्स हैं, जो फोक सॉन्ग्स हैं, ये सारी चीज़ें एक कंट्री में होनी चाहिए, जो कि उनको क्या करती हैं, लोगों को ये दिखाती है कि उनका हिस्ट्री क्या थी, है ना. तो वैसे ही यहाँ जो बाल्कन्स थे, अब उन्होंने भी उसके इफेक्ट में आके अपनी जो फोक टेल्स हैं वो पढ़नी. जब उन्होंने देखा कि वो लोग तो क्या हैं, वो लोग तो कभी ऐसे, जो उनके जो एंसेस्टर्स थे वो तो कभी ऐसे रहे ही नहीं, वो तो फ्री थे, है ना, किसी के सबऑर्डिनेट नहीं थे. तो उनको ऐसा हुआ कि तो हम क्यों यहाँ ये ओटोमन एम्पायर के अंदर हैं, और उन्होंने क्या करा, आवाज़ उठाई इस चीज़ के खिलाफ. सो ये क्या हुआ, इस वजह से बहुत ज़्यादा वाइड स्प्रेड क्रिएट हो गया. कहाँ, बाल्कन रीजन में. फिर क्या हुआ आगे देखते हैं हम. फिर क्या हुआ, द बाल्कन स्टेट्स वर फर्सिवली जेलस ऑफ ईच अदर. ठीक है, अब क्योंकि नेशनलिज्म का जो दौर था ये धीरे धीरे खत्म हो रहा था, और किसकी ओर बढ़ रहा था, इम्पेरियलिज्म की ओर बढ़ रहा था. तो ये एक दूसरे से जलन करने लगे कि यार इसके पास ज़्यादा टेरिटरी है, मेरे पास कम टेरिटरी है ना. सो इस जो चीज़ थी, इसने क्या करा, जो जो एक ग्रीडीनेस थी कि इसकी टेरिटरीज भी हमें मिल जाए, इसने क्या करा, एक कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट कर दी सोसाइटी में. ठीक है. The spread of idea of romanticism nationalist in Balkan, together with the disintegration of Ottoman Empire, made the region explosive. ये मैंने आपको बता दिया. Although the 19th century, the Ottoman Empire had sought to strengthen itself through the modernization and internal reforms, but with very little success. However, जो ओटोमन एम्पायर था उसने अपने उसमें मॉडर्नाइजेशन लाया, स्ट्रेंथ लाया, लेकिन तभी भी जो यूरोप था, तभी भी वहाँ जो रिफॉर्म्स थे वो बहुत ज़्यादा कम सक्सेसफुल हुए. वन बाय वन इट्स यूरोपियन सब्जेक्ट नेशनलिस्ट ब्रोक, और धीरे धीरे करके जो उसके एक एक जो सब्जेक्ट थे यूरोपियन सब्जेक्ट, वो ब्रोक होने शुरू हो गए. ठीक है. फ्रॉम इट कंट्रोल एंड डिक्लेयर इंडिपेंडेंस. जैसे हमने पढ़ा था, ग्रीस वॉज ऑल्सो द अंडर कंट्रोल ऑफ दिस रीजन, है ना. पहले ग्रीक आज़ाद हुआ 1831 में, फिर उसके बाद जो अदर रीजन थे, अल्बेनिया, बल्गेरिया, ये सब भी धीरे धीरे इससे हटना शुरू हुए, इंडिपेंडेंट होना शुरू हो गए. तो जो बाल्कन थे, जब बाल्कन पीपल थे, बेस देयर क्लेम फॉर द इंडिपेंडेंट और पॉलिटिकल राइट ऑन द नेशनलिटी.
इन्होंने अपना राइट क्लेम करा नेशनलिटी और पॉलिटिकल राइट पर, और अपनी हिस्ट्री को दिखाया ये सब प्रूव करने के लिए कि इन्होंने ये दिखाया कि तुम तो अभी क्या आए हुए हो, और हमारा यहाँ पर कब से क्या था, राज था, हमें तो अपनी इंडिपेंडेंस चाहिए। और इस वजह से इन यहाँ पर क्या हुआ, कॉन्फ्लिक्ट हुआ। हैंस द रिबेलियस nationalist इन द बाल्कन थॉट ऑफ द स्ट्रगल। फिर उन्होंने सोचा कि यार अब ऐसे तो ये मानेगा नहीं, अब हमें क्या करना पड़ेगा, सबको एकजुट होके एक वॉर करनी पड़ेगी, और क्या करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ तो स्ट्रगल ऐसा करना पड़ेगा अपनी जो इंडिपेंडेंस है, जो काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग लॉस्ट इंडिपेंडेंस, यानी जो कितने समय से खोई हुई जो हमारी इंडिपेंडेंस है उसको वापस लाने के लिए हमें कुछ तो करना पड़ेगा, है ना। सो इन लोगों ने क्या करा ये हम आगे देखते हैं। As the different Slavic nationalists struggle to define their identity and independence, जो अदर जो स्लेविक नेशनलिस्ट थे उन लोगों ने क्या करा, अपनी स्ट्रगल और को डिफाइन करने के लिए, अपनी आइडेंटिटी को डिफाइन करने के लिए स्ट्रगल करा अपनी इंडिपेंडेंस के लिए, ठीक है। द बाल्कन एरिया बिकेम द एरिया ऑफ इंटेंस कॉन्फ्लिक्ट। ये एरिया क्या बन गया, एक बहुत ही इंटेंस कॉन्फ्लिक्ट वाला एरिया बन गया। The Balkan states were fiercely jealous. जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हाईली जेलस हो गए थे ये लोग एक दूसरे से। जो बाल्कन स्टेट्स थे वो एक दूसरे से इतने ज़्यादा जेलसी हो गए थे टू गेन मोर एंड मोर टेरिटरीज। ठीक है, ये लोग चाहते थे कि हमें ज़्यादा टेरिटरी मिले अगले वाले नेशन से। मैटर्स वर फर्दर कॉम्प्लिकेटेड। ये जो मैटर्स थे धीरे धीरे और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होते गए। ऑल्सो ये एक इन्होंने एक सेंस बनाया बिग रिवेवली का, ठीक है। ड्यूरिंग दिस पीरियड देयर वॉज इंटेंस रिवेवली अमंग, मतलब एक क्योस जो था, एक थप्पड़ थप्पड़ वाली जो सिचुएशन थी वो क्रिएट हो गई पूरे यूरोपियन पावर्स में ओवर ट्रेड एंड कॉलोनीज एज वेल एज द नेवल एंड मिलिट्री माइट। हर जगह पे सिचुएशंस क्रिएट होनी शुरू हो गई। These rivalries were very, very evident in the way the Balkan problem unfolded. Each power, Russia, Germany, England, Austro-Hungary, was keen to countering the hold of power over the Balkan. अब जो ये जो बड़ी बड़ी जो कंट्रीज थी जैसे जर्मनी, रशिया, इंग्लैंड, ये लोग ये चाहते थे कि ये लोग क्या करें, ये ऐसे ही लड़ते रहें, और जो ये बाकी सारी कंट्रीज हैं इनकी पावर कहाँ मिले, हमको मिल जाए, हम यहाँ पर रूल कर लें। तो ये लोग भी नजरें गड़ाए बैठे थे कि हाँ क्या होगा करके, ठीक है। दिस लास्ट में क्या हुआ, दिस लेड टू अ सीरीज ऑफ वॉर, द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, ठीक है। और लास्ट में जो बाल्कन रीजन था इसकी वजह से जो कहानी क्रिएट हुई वो थी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। तो हुआ क्या था, हमने देखा कि जो भी चीज़ें थी वो बाल्कन रीजन में धीरे धीरे नेशनलिज्म इम्पेरियलिज्म की ओर बढ़ा 1881 के टाइम पर। और हर जो पीपल थे वो चाहते थे कि हमको क्या मिले, ज़्यादा टेरिटरी मिले दूसरे वाले से ज़्यादा, ठीक है। और ये ज़्यादा के चक्कर में लास्ट में क्या हुआ, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। जो बड़ी पावर्स थी वो छोटी पावर्स को देख रही थी कि यहाँ क्या होगा और हम यहाँ पर अपनी टेरिटरीज लेंगे, पर हुआ क्या लास्ट में, इट रिजल्टेड टू द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का से ये सारी चीज़ें फिर एंड हुई। फिर क्या हुआ देखो, नेशनलिज्म अलाइंड विथ इम्पेरियलिज्म। जो नेशनलिज्म था वो हल्का पड़ गया, फीका पड़ गया इम्पेरियलिज्म के साथ, ठीक है। दैट यूरोप टू डिजास्टर, इस चीज़ ने यूरोप को डिजास्टर में ले आया 1914 में। बट मीनवाइल many countries in the world which had been colonized by the European power in 19th century began to oppose the imperial domination. Imperial domination यानी a rule of one country over a other colony.
ये जो चीज़ थी इसको काफ़ी सारी कंट्रीज़ ने क्या करा, सपोर्ट नहीं करा, अपोज करा इन सारी चीज़ों को, ठीक है। फिर द एंटी इंपेरियल मूवमेंट भी शुरू हुआ, दैट डेवलप्ड एवरीवेयर, पर इसमें क्या था, हर जगह नेशनलिस्ट थे, इन द सेंस दैट दे ऑल स्ट्रगल, ये सब क्या कर रहे थे, स्ट्रगल कर रहे थे इंडिपेंडेंस के लिए, नेशन स्टेट के लिए, एंड वर इंस्पायर्ड बाय द सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी एंड यूनिटी, forced in confrontation with imperialism। इन सब ने क्या करा, imperialism के को अपोज करा, ठीक है। किसने, नेशनलिज्म ने, जिनका बेस क्या था, सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी। यूरोपियन आइडियाज ऑफ nationalism were now there, but the idea of societies should be organized। भले ही नेशनलिज्म के जो मायने थे वो सबके लिए क्या हो गए थे, अलग अलग हो गए थे, पर एक आइडिया था जो सबके लिए एक जैसा था, वो था द नेशन स्टेट। वो था कि जो सोसाइटी है उसको एक नेशन स्टेट में ऑर्गेनाइज हो जाना चाहिए, और ये आइडिया जो था ये एक यूनिवर्सल और सबके द्वारा एक्सेप्ट किया गया नेचुरल आइडिया था। ये कहानी तो होती है यहीं पे क्लोज, मतलब ये चैप्टर यहाँ पर ख़त्म होता है, और इसके हमने 4 पार्ट पढ़े। इतना जैसे मैंने आपको पढ़ाया पूरे इतने ज़्यादा वैरायटी से, मतलब लंबा, काफ़ी ज़्यादा आपको लग रहा होगा कि यार 4 पार्ट बनाया, वो भी डेढ़ एक एक घंटे के। ये चैप्टर ही इतना इम्पोर्टेंट है कि इसमें से कोई भी पार्ट मिस नहीं होना चाहिए। काफ़ी सारे ऐसी वीडियोस देखी हैं मैंने जिसमें मतलब काफ़ी शॉर्ट में समझाया गया है, पर आपको जब पूरा चैप्टर ही समझ, क्योंकि बोर्ड एग्जाम्स इस साल से जो बोर्ड ने अपना न्यू क्राइटेरिया निकाला है उसमें उन्होंने कहा है कि सोर्स बेस्ड क्वेश्चन और जो चैप्टर के बीच से क्वेश्चन होंगे वो ज़्यादा होंगे। मतलब जो पहले से आते थे ना, नॉर्मल क्वेश्चन आंसर दे दिए जाते थे और उससे पूछा जाता था आपसे कि ये क्या है ये क्या है, अब वैसा नहीं होगा। अब आपको चैप्टर के बीच से कहीं से भी पुट अप करके दे देंगे। जैसे मैं आपसे क्वेश्चन पूछती हूँ कि जो क्या ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल कब हुई, ठीक है, किस को इसने एज ए इंडिपेंडेंट कंट्री मार्क करा। ये जो बीच चैप्टर के बीच से जो क्वेश्चन है वो आने आपको ज़रूरी है, और वो तभी आएंगे जब आपने पूरा चैप्टर पढ़ा हो। मैंने आपको यहाँ पर लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन दिया है पूरे जो फर्स्ट चैप्टर है उसका, ठीक है। वीडियो लंबी हुई है मुझे पता है, लेकिन हाँ ये है कि ये बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव होगी, और बोर्ड एग्जामिनेशन में अगर आप बहुत अच्छा मार्क्स स्कोर करना चाहते हैं तो एसएसटी एक ऐसा सब्जेक्ट होता है जिसमें आप 100 आउट ऑफ 100 स्कोर कर सकते हैं। मैं आपको यहाँ पर इकोनॉमिक्स, सिविक्स, जियोग्राफी और हिस्ट्री सब कुछ पढ़ाने वाली हूँ। इंग्लिश, मैथ, सॉरी नॉट मैथ्स, इंग्लिश एंड हिंदी और साइंस, ये सारी चीज़ें मैं आपको पढ़ाऊँगी। मैथ्स की मैं स्टूडेंट नहीं रही हूँ इसलिए मैं मैथ्स आपको नहीं पढ़ाऊँगी, चीज़ें वही पढ़ाऊँगी जो मुझे अच्छे से क्लियर हैं और मैं आपको अच्छे से क्लियर करा सकती हूँ, है ना। प्लीज़ सपोर्ट माय वीडियो एंड स्मॉल क्रिएटर्स को भी सपोर्ट करो यार, हमें भी आगे बढ़ाओ ज़रा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, एंड नेक्स्ट पार्ट जो होगा उसमें मैं आपको एक बार इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स भी बताऊंगी इस चैप्टर के। हालांकि ये जो सारे क्वेश्चंस हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी के तो सारे क्वेश्चन इससे इंपॉर्टेंट होते हैं, इसको सबको पढ़ लीजिएगा, ठीक है। इनके आंसर्स भी मैं लेके आऊँगी आपके साथ। तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब टू माई चैनल, लाइक टू द वीडियो, एंड आई कम अप विथ अ न्यू वीडियो thrice a week, that is on Wednesday, on Thursday, Friday and on Sunday। तब तक के लिए see you later, bye bye।